जय जिनेन्द्र। आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। अभी हमारा आगे कल से जो हम टॉपिक चल रहा था कंचनगिरी पर्वत का, 100 कंचनगिरी पर्वत, उसी से हम आगे जाएंगे। उत्तर कुरुक्षेत्र में जो 5 लघुद्रह बताए गए थे, 5 लघुद्रह है ना, 5 सरोवर। लघुद्रह का मतलब था 5 सरोवर, बराबर उसके दोनों तरफ ऐसे एक के बाद एक 5 जो लघुद्रह है वो है उत्तर से दक्षिण, लेकिन वो दोनों उसके दोनों तरफ पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ बराबर द्रह से 10-10 योजन छोड़ के कंचन नाम के, उसका नाम ही कंचनगिरी, कंचनगिरी मतलब कंचन के पर्वत, उसका नाम ही कंचनगिरी। तो 10 एक द्रह में एक तरफ पूर्व में 10, पश्चिम में 10। हमने कल पिक्चर भी देखा था। तो 10 और 10 20, एक द्रह का 20 हुआ, दूसरे द्रह ऐसे टोटल 5 द्रह। तो 5 द्रह का कुल मिला के 100 कंचनगिरी पर्वत। देखिए यहाँ पिक्चर देख लीजिएगा, दिख रहा है ना। सितोदा नदी जहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, ये जगह ये गिरेगी और यहाँ से वो बहेगी। तो बहते बहते ये 5 द्रह है, 1 2 3 4 5, पांचों को वो मध्य से भेदेगी, नदी मध्य से भेदेगी और मध्य से भेती भेती नदी जाएगी। तो ये 5 द्रह के दोनों किनारे पे पूर्व पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम हुआ, जहाँ पर्वत है वो पूर्व पश्चिम हुआ, और ये 5 द्रह एक लाइन में है वो उत्तर दक्षिण। तो द्रह के दोनों तरफ 10-10 योजन, ये एरिया 10 योजन है, उसको छोड़ के 10 कंचनगिरी पूर्व में, 10 कंचनगिरी पश्चिम में। फिर दूसरे द्रह में भी 10-10, उसका नाम है, पहला द्रह है माल्यवंद्र, दूसरा है ऐरवद्र, तीसरा है चंद्रद्र, चौथा है उत्तर कुरुद्र और 5वां है नीलवांद्र। उत्तर कुरु में उत्तर कुरु जैसे द्रह आया है ऐसे ही, और नीलवान आया है दक्षिण कुरु में निषद और हम देवकुरु मानेंगे उस तरफ, ठीक है। और ये देखो ये यमक पर्वत है, बराबर एक यहाँ है एक दूसरा यहाँ है, ये पिक्चर में दिख नहीं रहा है, कट हो गया है। तो एक यहाँ एक यहाँ, यमक समक, उसके नाम है यमक समक। कल उसका भी हमने वृत्तांत देख लिया, बिल्कुल खड़ा ऊंचा पर्वत है ये। फिर से हम उसका वृत्तांत अगर आ जाएगा हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 द्रह में से दोनों तरफ 200 कंचनगिरी पर्वत, कितने 200। उसका वर्णन देखेंगे। उत्तर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आए हुए 5 लघुद्रहों का वर्णन। 834 योजन नीलवान पर्वत से जाने के बाद, नीलवान पर्वत से आप 834 योजन को क्रॉस कर रहे हो, आगे जा रहे हो। हाईलाइट किया है यमक समक पर्वत का। ये 2 यमक और समक दोनों जुड़वे पर्वत है। ये ऐसे बिल्कुल एक जैसे सिमिलर, लंबा सा, जो गाय की पूंछ होती है ना उतना ऊंचा और लंबा यमक समक पर्वत है। और बराबर देखो कैसे पिक्चर दिख रहा है, ये सितोदा गिरी बराबर ऐसे बीच में से जा रहा है, और ये पर्वत की लाइन में 100 कंचनगिरी। ये यमक की लाइन में 50, दूसरे की लाइन में 50। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा पेज, उसके बाद वाला। यमक समक पर्वत के मामले में बताया है, जो आपने अभी जो ये दोनों पिक्चर देखा उसके मामले में हम जानेंगे। उत्तर कुरुक्षेत्र में नीलवान पर्वत से दक्षिण में 834 योजन जाने के बाद सीता नदी के पूर्व पश्चिम किनारे पे ये यमक समक पर्वत आए हुए हैं, ठीक है। वो बिल्कुल नीलवन पर्वत की गोद में ही है, नजदीक में। 884 योजन मतलब कुछ नहीं है। 11,000 योजन का जो उत्तर कुरुक्षेत्र है उसमें से 884 मतलब 10वां भाग से भी ये कम हो गया। इसी था तो कर देना। इनको यमक समक नाम से कहने का ये कारण है क्योंकि जुड़वा जैसे होते हैं ना नाम, बिल्कुल पर्वत भी जुड़वे की तरह ही है। ये यमक समक पक्षी है, यमक समक ऐसे एक्चुअली पक्षी का नाम है। पक्षी के आकृति के समान ये होने के कारण इसको यमक समक का है।
ये पर्वत संपूर्ण रूप से स्वर्णमय और गोल आकार में है। ये जुड़वा पर्वत 1000 योजन ऊंचा है। 1000 योजन मतलब आप समझ सकते हो कि एक तो ये जगह, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये मेरू के मध्य की जगह है, पूरे जम्बू द्वीप के मध्य भाग है। आओ मैं एक बार इसको पिक्चर में समझाती हूँ। आओ, पर्वत जम्बू द्वीप का बिल्कुल अति मध्य भाग हुआ। ये जम्बू द्वीप का अति मध्य भाग जो यहाँ से 50,000 योजन नीचे जाएगा, यहाँ से 50 नीचे जाएगा, यहाँ से 50, 8 दिशाओं में यहाँ से 50,000 योजन तक, 50,000 योजन तक जम्बू द्वीप है। और वो यहाँ से नीचे 1,000 योजन नीचे तक द्वीप बनता है, द्वीप का आकार। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? ये भाग कम से कम 1,000 योजन ऊंचा है, मध्य भाग। ये मध्य भाग कम से कम 1,000 योजन ऊंचा है। और चारों तरफ जैसे ये नीचे जा रहा है ना, नीचे की तरफ, लवण की तरफ, अंतिम भाग, सब कोने में, सब कोण में, 8 दिशाओं में ये नीचे जो उतरेगा, ये सारे यहाँ के जो हमारे 8, 8, 32, 16 विजय है, तो ये नीचे के जो विजय है सबसे नीचे जो आगे पढ़ने में आ गया, जिसको अधोग्राम बोलते हैं। अधोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नीचाण में है। ये नीचाण में है। कितने नीचाण में? 1,000 योजन, 1,000 योजन नीचा। बात समझ में आई मेरी? मध्य भाग बराबर ऊंचाई में है। वो मध्य भाग कौन सा ऊंचाई में कौन सा आएगा? आओ फिर से बताती हूँ। ये मेरू वाला मध्य, और ये तो सिर्फ 11,000 योजन ही है इतना, और ये भी 11,000 मध्य के। तो ये एरिया बराबर जो 50 बीच का हुआ, वो एरिया से अंतिम कोना, जैसे ये विजय शुरू हो गया तो लास्ट वाला विजय यहाँ, लास्ट वाला विजय यहाँ, इस तरफ आ गया भरत का कोना, इस तरफ आ गया ऐरावत का कोना, इस तरफ के लास्ट वाला विजय, इस तरफ का लास्ट वाला, पूरा चारों तरफ से वो नीचे की ओर गिरता है। गिरता मतलब ढलता है, ढलान है, पूरा ढलान। कितने 1,000 योजन तक? 1,000 योजन। आप अभी समझ सकते हो 1,000 योजन तक ढलान, और यहां से 1,000 योजन ऊंचा पर्वत। समझ में आ रही है ये बात? जमीन से 1,000 योजन ऊंचा ये जम्बू हो गया, और जम्बू के मध्य भाग से 1,000 योजन ऊंचा यमक समक पर्वत हो गया। बात क्लियर हुई मेरी? जम्बू से 1,000 योजन मेरू पर्वत का ऊपर की समभूतल भूमि हो गई। ये ऊपर की भूमि समभूतल भूमि है। मेरू से मेरू तक, मेरू के ऊपर के जो नीचे की जमीन होती है, जैसे हमारे पैर के नीचे जमीन होती है, और हमारे पैर भरत से लेके मेरू तक ये पूरा चढ़ान की तरह चढ़ोगे आप 1,000 योजन ऊंचाई में जमीन के नीचे से। और बराबर यहाँ 1,000 चढ़ने के बाद यहीं से जो पर्वत होंगे यमक समक पर्वत, वो यहां से और 1,000 ऊपर। मेरू मध्य में 1,00,000 योजन ऊपर है, और उसके ये बाजू वाले पर्वत 1,000 योजन ऊपर। मेरू भी आपको पता है जमीन के नीचे 1,000 गड़ा हुआ है, बराबर। मेरू खुद भी मध्य में से 1,000 योजन जमीन में उसका उद्वेद है, गड़ा हुआ है। आप गड़ा हुआ का मतलब ये कह सकते हो कि किसी भी मकान का अंडरग्राउंड एरिया, जिसको आप पाया बोलते हैं ना, हम पाया बोलते हैं ना, बिल्डिंग का पाया, बिल्डिंग का पाया हम बोलते हैं ना। 10 माला का बिल्डिंग होगा तो 2 माले तक तो पाए में होगा ना, डेप्थ में। तो 1,00,000 योजन का जो मेरू है वो 1,000 योजन जमीन में गड़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। तो अब आपको लगेगा ये जीरो से लेके यमक समक पर्वत, एक तो बीच में 1,000 का अपने आप ही ढलान आ गया, और उसके ऊपर और 1,000 योजन पर्वत ऊपर आ गए। तो ये हमारे भरत की भूमि से, ये पर्वत की जो आपको यहाँ टोच दिखाई दे रही ना, शिखर बताए ना, हमारे भरत की भूमि से ये वाले शिखर 2,000 योजन ऊपर हो गए। ऊंचाई में 2,000 योजन ऊपर हो गए, बराबर। ये वाले पर्वत की ऊपर की जो टोच है वो हमारे भरत के एरिया से, या फिर इसके जो नीचे के अधोग्राम की एरिया है, वहां से ये 2,000 योजन ऊपर हो गए। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। ये जुड़वा पर्वत 1000 योजन ऊंचे, गोल आकृति में, गोलाई में भी 1000 योजन, 250 योजन जमीन के अंदर, और उसका मूल विस्तार भी 1000 योजन का, मध्य में ये 750 योजन ऐसी गोलाई, और ऊपर की तरफ 500 योजन की गोलाई। तो इस प्रकार से इसका जो परिधि मतलब घेरावा है वो 3162 योजन, 2272 योजन, और सबसे ऊपर 1581 योजन हो जाता है। ये यमक समक पर्वत, पद्मवर वेदिका और बगीचों के कारण, यहाँ बहुत सारे बगीचे पद्मवर वेदिका है, बहुत सुंदर लगते हैं ये, अत्यंत मनोहर। अब आपको ये प्रासाद भी 62.5 योजन ऊंचा और 31.5 योजन लंबा चौड़ा। अब प्रासाद के ऊपर भी उसका शिखर है, ये तो प्रासाद है, अब उसके ऊपर भी आपको शिखर मिलेगा, तो और 100 योजन ये और ऊंचा हो गया। यहाँ पे भी जो बड़े बड़े परिवार यमक समक देव है, उनका बड़ा परिवार रहता है। इनका आसन और सिंहासन और ये सारी रिद्धि सिद्धि भी विजय देव, जो हमारे दक्षिण दिशा के देव है ना, विजय देव, उनके हिसाब से ही, दक्षिण दिशा के तो नहीं, विजय देव कहाँ के देव हैं, विजय द्वार है, विजय द्वार के अधिपति जो देव हैं उनकी तरह ही इसका भी विस्तृत वर्णन हमें समझ लेना चाहिए। अब यहाँ से असंख्य द्वीप समुद्र आगे जाओगे तब जो दूसरा जम्बू द्वीप आएगा, वो दूसरा जम्बू द्वीप के मामले में मैंने 2-3 बार बता दिया है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगी। लेकिन दूसरा जो जम्बू नामक ये असंख्य द्वीप समुद्र के बाद जो आता है, उसी में ये जम्बू द्वीप के सभी देवों की राजधानी उसी में मिलेगी। नीलवान पर्वत और यमक समक के बीच में जितना अंतर कहा है, उतना ही अंतर यमक पर्वत और जो पहला द्र आएगा ना, वो दोनों के बीच में है। इन चारों सरोवरों का अंतर भी परस्पर उतना ही का है, सभी का माप से है। जो 11,000 की चौड़ाई है ना, उसमें सारे माप से रखे हुए, यमक समक और पांचों द्र बिल्कुल माप से। और इस क्षेत्र की पर्यंत भूमि भी अंतिम कुंड के समान ही है, इसकी भूमि भी। इस प्रकार से यमक समक पर्वत तथा 5 द्रह और उनका 7 अंतरा सारे को जोड़ करते हुए उत्तर कुरु का यथोक्त व्यास आ जाता है। ठीक है, आओ आगे आओ। ये सारा जीवा विगम सूत्र, आगम सूत्र, समवायंग आगम सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आगम ग्रंथ और लोक क्षेत्र लोक प्रकाश, ये सब में से ये लिया गया है। आओ अभी हम ये पिक्चर तो हमने देख लिया, 5 लघुद्र और उसके 100 कंचनगिरी पर्वत उत्तर कुरु के। अब उत्तर कुरु में एक और चीज है, वो है, ये यहाँ है पर अभी हमें यहाँ नहीं दिखेगा, हम दूसरी जगह, देखिए ये मेरा कर्सर यहाँ पे है, वो है जम्बू वृक्ष। अब एक और बात हम यहाँ पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, जम्बू वृक्ष दिख रहा है। अब यहाँ ये पिक्चर में समझ लीजिए, ये उत्तर कुरु क्षेत्र के 5 द्रह 100 कंचनगिरी पर्वत, यहाँ है यमक समक पर्वत, और ये रहा जम्बू वृक्ष। और यहाँ आ जाइए देवकुरु में, ये देवकुरु के 5 द्रह, उसके 100 कंचनगिरी पर्वत, और यहाँ भी 2 पर्वत आएगा, उसके भी नाम आएंगे, वो जब आएंगे तब मैं पढ़ूंगी। और ये है पूरा देवकुरु पर क्षेत्र। यहाँ पहला आ रहा है, ये सारे कल्प वृक्ष है जहाँ आपको युगलिक मिलेंगे पहले आ रहे के, यहाँ भी। और ये बिल्कुल यहाँ से ये गजदन पर्वत से ढका हुआ और मेरू के बिल्कुल नजदीक, जैसे ये पर्वत का एरिया है ना, बस उतना ही एरिया आएगा उत्तर कुरु के मध्य में। और उत्तर कुरु और मेरू के मध्य में ये गजदन पर्वत का ही एरिया आता है, सीधा बाकी का एरिया शुरू हो जाता है। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ये पहले आरे का क्षेत्र है। आओ, ये जम्बू वृक्ष की बात अभी हम करेंगे। आपको ये दिख रहा है जम्बू वृक्ष, देखिए ये उत्तर कुरु का जम्बू वृक्ष है, ये इसी के नाम से जम्बू द्वीप का नाम पड़ा है। और ये छोटी जगह नहीं है, खाली एक वृक्ष नहीं है, कैसे ही है, बाकी वन है। देखो यहाँ दूसरे आपको वृक्ष मिलेंगे, देखो आपको नीचे अगर दिखाई दे रहे हो तो, मेरा कर्सर घूम रहा है, पूरा एक राउंड जम्बू वन है, उसमें ये मध्य में जम्बू वृक्ष है, लेकिन आपको ये पूरा जम्बू वन मिलेगा। देखा,
और उत्तर कुरुक्षेत्र में आए जम्बू सुदर्शन, उसका नाम क्या है पता है? जम्बू सुदर्शन, जम्बू वृक्ष, जम्बू सुदर्शन। और सुदर्शन पीठ है, यहाँ पे सुदर्शन पीठ है और उसके छोटे छोटे बहुत सारे, इतने सारे इसमें वृक्ष है, जम्बू वृक्ष, इसलिए इसको जम्बू सुदर्शन पीठ कहा गया है। आओ महाविद्य क्षेत्र में आए उत्तर कुरुक्षेत्र में सुदर्शन नाम का जम्बू वृक्ष आया है, जिसके जिनेश्वरों ने 12 नाम कहे। अब ये जम्बू वृक्ष के भी 12 नाम है, एक नहीं। जैसे हमारे, आपको पता है मेरू पर्वत के 16 नाम है, मालूम है ना? मेरू पर्वत के 16 नाम है, 16 नाम। ऐसे ही ये जम्बू वृक्ष के भी 12 नाम है, 12 नाम। सुदर्शना, अमोघा, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, भद्रा, विशाला, सुजाता, सुमना, विदेह जम्बू, सौमनसा, नियता और नित्यमंडिता। ये जम्बू वृक्ष संपूर्ण रत्नमय होने से इन्हें सर्व वृक्षों में शिरोमणि कहा गया है। ये सामान्य वृक्ष नहीं है, हमारे जैसे मूल और पेड़ और पत्तों से बने हुए जो 7 प्रकार के जीव है, ऐसा नहीं है। ये पूरा पृथ्वी का रत्न से बना हुआ वृक्ष, पूरा रत्न से बना है। और ये पृथ्वी का रत्न से इसको कहे हुए कारण ये एकेंद्रीय जीव से ये वृक्ष बना है, इसलिए ये शाश्वत है, इसका कभी भी घटना बढ़ना कुछ नहीं होता। इस जम्बू वृक्ष में जम्बू द्वीप के स्वामी, ये जो हमारा जम्बू द्वीप है उसके स्वामी, उसका नाम है अनाद्रत देव। ये देव का नाम है अनाद्रत देव, अधिष्ठायक देव है, वो रहते हैं। यह पूर्व जन्म में जम्बू स्वामी जी, जो हमारे जम्बू स्वामी भगवंत हो चुके हैं, उनके संसारी चाचा थे। मतलब ये हो गया कि जो जम्बू स्वामी के जो संसारी चाचा थे, उनका जीव वहां से मरने के बाद अपनी आयु खत्म, मनुष्य रूप में आयु खत्म करने के बाद ये जम्बू देव के, अनाद्रत देव के नाम में स्थान पे उत्पन्न हुआ। समझ में आया? ये पहली बार सुना ना? हाँ, तो जो जम्बू स्वामी जो हो गए हैं, जो अंतिम केवली थे, बराबर हमारे ये समय के अंतिम केवली थे, उनके चाचा वहां से उनकी आयु पूर्ण करने के बाद सुदर्शन देव के रूप में यहाँ पे उनका चयन हो गया है। आओ आगे आओ। इस अनाद्रत देव की सेवा में अब आप ये जो देव है उनकी रिद्धि सिद्धि जानो कि उनका परिवार कितना है। तो ये अनाद्रत देव की सेवा के लिए 4000 सामानिक देव, उपभोग के लिए 4 स्नेहमयी पटरानी हमेशा उपस्थित रहती है। इनकी 3 सभा, 7 सेना, 7 सेनाधिपति और संरक्षण के लिए 16,000 देव शस्त्र सहित सज्ज होकर खड़े रहते हैं। सर्वप्रथम इस जम्बू वृक्ष की पीठ 500 योजन लंबाई चौड़ाई और घेराव में 1581 योजन से कुछ अधिक है। आप देखो, आप समझ सकते हो, ये जो जम्बू वन है ना, खाली ध्यान दीजिए इस बात पे, ये जो पूरा जम्बू वन है ना, पूरे भरत क्षेत्र के बराबर 526 योजन का भरत क्षेत्र, और ये जम्बू वन ही 500 योजन का। तो हमारे ये जो भरत क्षेत्र अभी का नहीं, जो पहले का था, वो भगवान के समय का भरत क्षेत्र, वो 500 योजन का, और वो योजन का प्रमाण सिर्फ ये जम्बू वन हुआ। और वो जम्बू कुमार के चाचा कितने पुण्य का काम किया होगा, जो इतने बड़े पूरे भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती से भी ज्यादा रिद्धि सिद्धि लेकर वो उत्पन्न हुए। ठीक है, तो पुण्य कहीं भी फेल नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपका वो पुण्यशाली जीव को पुण्य भोगने के लिए कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जन्म मिल ही जाता है। आगे आओ। इसके बराबर मध्य भाग में एक मणिपीठिका है। मणिपीठिका मतलब सिंहासन जैसा, बराबर जो वो मणिपीठिका, सिंहासन जैसी मणिपीठिका है, वो 4 योजन ऊंची, 8 योजन लंबी चौड़ी है। इस पीठिका के ऊपर ही जम्बू वृक्ष आया है, बराबर इसके ऊपर ये जम्बू वृक्ष आया है। इस जम्बू वृक्ष का मूल मतलब जो जमीन के नीचे का जो थड़ होता है ना, थड़, और वो वज्रमय है, और इसके मूल जड़ से ऊपर पृथ्वी के मध्य में कंद है।
मूल जड़ से ऊपर जो पृथ्वी के मध्य में जो कंद है उसकी बात कही है, वो है रिष्ट रत्नमय, वो भी रत्न से बना हुआ है। और कंद में से निकला हुआ स्कंद मतलब जो उसका कंद, उसके अंदर के जो रेसे होते हैं ना, रेसे हमारे यहाँ झाड़ के मूलिये कैसे होते हैं, झाड़ में नीचे लंबे लंबे ऐसे मूल प्रसरित होते हैं ना, इसको यहाँ रेसा कहा गया है। वो रेसे कितने हैं, कंद में से निकला, जमीन के नीचे जो निकला हुआ स्कंद है, मतलब जो पुद्गल स्कंद हम बोलते हैं ना, जो स्कंद देश प्रदेश परमाणु, उसमें से स्कंद सारे पुद्गलों का जत्था, वो जो स्कंद है वो वैडूर्य रत्नमय है। उसकी शाखा सुवर्णमय, मतलब उसके जो रेसे निकलते हैं ना वो सुवर्णमय। उसकी प्रशाखा, रेसे में से जो रेसे और निकलते हैं वो रक्त सुवर्णमय। चारों तरफ फैली हुई विशाल शाखाओं के मध्य में स्कंद में से निकली हुई विडिम नाम की एक ऊंची शाखा है, जो सबसे बड़ी शाखा है, ऊंची है। वो है, आपको मूल पता हो, ऐसे लगे हुए होते हैं, ऐसे होते हैं ना झाड़ में, जो नीचे मूल होते हैं ना, कभी कभी किसी झाड़ के बाहर निकले हुए होते, अगर आपका ध्यान हो तो ऐसे ऊंचे होते, ऐसे। तो सबसे ऊंची शाखा उसको कहा गया है। तो यहाँ उसका नाम कैसे बोला है, जो सबसे ऊंची शाखा है वो, उसकी जाड़ाई चौड़ाई बताई है। वो विडिम नामक ऊंची शाखा चांदीमय है, इसके पत्ते वैडूर्य रत्नमय है, उसके गुच्छे सुवर्णमय, और उसकी दोंडी मतलब जो उसकी दांडी है ना, वो डाली बोल सकते हो उसको, वो भी सुवर्णमय है। इसके प्रवाल के अंकुर चांदीमय, प्रवाल जो उसमें से छोटे छोटे, जैसे प्रवाल किसी भी कमल और फूल में जो बीच में से छोटी छोटी कर्णिका होती है ना, ऐसे मूलिये में भी प्रवाल होता है। वो जो प्रवाल है, प्रवाल की बात की है, उसके अंकुर, प्रवाल के अंकुर भी जो मूल में से और दूसरा झाड़ बनता है, ये तो नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनने वाला, लेकिन हमारे तो मूल में से दूसरा झाड़ बनता ही बनता है। अगर मूल को और उसको काट के कहीं और लगा दे तो दूसरा झाड़ बन जाएगा। तो उसके जो प्रवाल मतलब अंकुर, प्रवाल के अंकुर है जिसमें से नए वृक्ष का उगना होता है, वो अंकुर यहाँ चांदीमय और पुष्प विविध रत्नमय है। अब ये चांदीमय और रत्नमय होने के कारण ये नया तो उगेगा नहीं, समझ में आ रहा है। ये चांदीमय रत्नमय है, इसके जो मूल है वो उसके प्रवाल के अंकुर है, वो तो चांदीमय रत्नमय है, इसलिए नया तो झाड़ उगेगा नहीं। लेकिन ये झाड़ का कभी भी नष्ट होना भी संभव नहीं होता। नया उगेगा नहीं, लेकिन ये नष्ट भी तो नहीं होगा ना, है ना। आओ आगे आओ। बराबर इसके शिखर के मध्य भाग में एक उत्तम सिद्धायतन है, एक उत्तम सिद्धायतन है। अब मैं एक बार पूरा पढ़ लूं, फिर हम पिक्चर में जाएंगे। इस सिद्धायतन की लंबाई चौड़ाई पूर्व दिशा के शाखा के अनुसार, उसकी ऊंचाई कम है, लेकिन शाखा के भवन जो भी भवन है उसके अनुसार इसके 3 दरवाजे हैं। बराबर मध्य में एक बड़ी मणिपीठिका है जो 500 धनुष लंबी चौड़ी और आधी धनुष ऊंचाई वाली है। इस मणिपीठिका के ऊपर एक बड़ा रत्नमय, सर्व रत्नमय देव छंदक है। देव छंदक मतलब बाजोट होता है ना, हमारे यहाँ बाजोट होता है, मालूम है। भगवान को बाजोट पे बिठाया जाता है, इसलिए उसको देव छंदक बोलते हैं। देव को बिठाने वाला छंदक, बाजोट, हमारी भाषा में बाजोट। हम देव को बिठाने के लिए बाजोट का इस्तेमाल करते हैं ना मंदिर में। आप पक्षाल और सब करने के बाद जब अंगलुछण और पूजा की विधि करोगे तो एक बाजोट के ऊपर बिठाओगे ना, तो उसको देव छंदक, क्योंकि ये देव को बिठाने की जगह, इसलिए उसको देव छंदक बोला जाता है। ભગવાન નું સમોસરણ માં દેવ છંદામાં ભગવાન આરામ કરે છે। આ તો એ આજ એમની બેસવાની જગા। ઓકે, देव को बैठने की जगह बस। आर्यन देव भी तो देवी है। आओ, तो ये जो मैं पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पिक्चर बताना चाहूंगी। आप थोड़ा सा एक बार पिक्चर देख लीजिए। आओ, ऐसे चारों तरफ द्वार
और बाकी ये जो मध्य में या ये जो है उसकी पीठ और पीठिका है, और ये सारी चीज अभी हम बाकी के डिटेल भी हम पढ़ेंगे। आप एक एक ये भी देख लीजिएगा, फिर आपको पढ़ने में आएगा। મેરુ પર્વત આવી રીતે વચ્ચે હોય ને એનાથી ઓછું ઢલાન હોય ને? हाँ, मेरू पर्वत बीच में होते होते 1000 योजन ऊंचा, बस। આવું ये कोना है वो अपने चारों द्वार है, चारों तरफ के विजय द्वार, 4 द्वार है ना, जयंत, विजयंत, वैजयंत द्वार, जयंत द्वार, और जो चारों द्वार है वो द्वार है। उसके बाद ये आजू बाजू यहाँ ग्रीन बताया, उसको आप लवण समझो, और यहाँ से धीरे 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 मेरू के बीच तक आप 1000 योजन चढ़ गए। और जो अधोग्राम के जो नलिन और जो विजय आपके पढ़ने में आ गया ना, ये बॉर्डर, हाँ बस ये बिल्कुल लवण की तरफ, इस तरफ आए। भरत भी यहाँ दक्षिण में जाओगे तो यहाँ आएगा नीचे ही, ऐरावत भी यहाँ जाओगे यहाँ आएगा, जम्बू भी ऐसा ही है। समझ में आ गया? बस आओ आगे आओ। अभी हम पढ़ाई में जो उसके जो लिखा हुआ है उसी में जा रहे हैं। आओ, उत्तर कुरु में आया हुआ जम्बू वृक्ष। अभी ये 2 पार्ट में यहाँ महात्मा ने लिखा है इस चीज को, इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसी नोंद आएगी, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत है, इसलिए 2 पार्ट में ये लिखा है। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो चालू ही है वो है पार्ट 1, आगे जाएंगे। आओ, इस शिखर के मध्य भाग में एक उत्तम सिद्धायतन है। इस सिद्धायतन की लंबाई चौड़ाई पूर्व दिशा के एक शाखा के अनुसार है। उसकी ऊंचाई उससे कुछ कम है। उसके 3 दरवाजे हैं। जो अभी आपने जो सिद्धायतन है उसकी बात की है, हाँ, ये जम्बू वृक्ष की बात नहीं। हमने जो 4 दरवाजे देखे वो नहीं, लेकिन जो सिद्धायतन है उसमें 3, जैसे मंदिर में 3 दरवाजे होते हैं ना, 4 नहीं होता कभी, मालूम है ना? आप किसी भी मंदिर के गर्भगृह को देखोगे तो आपको 3 ही दरवाजे मिलेंगे। भगवान के पीछे कभी दरवाजा नहीं होता है, ठीक है? तो ये सारे सिद्धायतन के हिसाब से हमारे भी मंदिर बने हुए होते हैं। आओ, इस मणि पीठिका के ऊपर एक बड़ा सर्वरत्नमय देव छंदक है जो 500 धनुष लंबा चौड़ा है। अब इसी देव छंदक के ऊपर 108 जिन प्रतिमा विराजमान है। कितनी? 108। 108। अब समझ सकते हो ये 500, ये कितना बड़ा था? 500 धनुष बड़ा। अब 500 धनुष बड़ा है और उसके ऊपर 108 जिन प्रतिमा जी है। प्रतिमा जी की भी साइज बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। अब ऐसे चैत्य का दर्शन करना क्या हमारे नसीब में है? और जम्बू कुमार के चाचा के तो नसीब में था, जो वहां के अधिष्ठायक देव बन गए, है ना? अब ये सभी मंदिर की रखवाली करेंगे, वो बहुत अच्छा है ना? ये पुण्य का काम है कि नहीं? हाँ, बोल साई का। આવી છે ને? चलो आगे। मूल जम्बू वृक्ष के आसपास जिस तरह 12 पद्मवर वेदिका है, देखिएगा, पूर्वोक्त स्वरूप वाले इस जम्बू वृक्ष से, एक मिनट, हाँ, अब जो वैताढ़ के जो चैत्य है ना, वैताढ़ के चैत्य के समान 108 जिन प्रतिमा जी यहाँ विराजमान है, और पूर्वोक्त स्वरूप वाले इस जम्बू वृक्ष से आधा है। मूल जम्बू वृक्ष के आसपास 12 पद्मावर वेदिका है, और इसी तरह सर्वों के परिवेष्टन मंडलाकार 6 वेदिका है। इन 108 जम्बू वृक्ष में अनादृत देव के सर्व प्रकार के आभूषण रहा करते। यहाँ थोड़ा सा लिखाई में कम है शब्द, इसीलिए थोड़ा समझ में नहीं आया आपको। ये जो जानना है ना, इस जो मूल जम्बू वृक्ष है ना, उसके आसपास 108 और जम्बू वृक्ष है। आओ अभी एक बार इसको पिक्चर में फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। नीचे पर्पल, हाँ हाँ, ये सारे जम्बू वृक्ष है। गोलाई में कितने हैं? 108। ये मूल, और इससे ये आधा,
जो मूल का जो नाप है, इससे ये सारे आधे हैं, आधे। ये 500 धनुष होगा तो ये 250 धनुष, ऐसा। ठीक है। પિક્ચર માં તો બહુ નાના બતાવ્યા. આપણે તો તો એમાં તો નાના ને આપણે ફરવાનું થોડી છે જઈને, આપણે ઇમેજિન કરવાનું છે બેન। वृक्ष में भी जो महल होंगे, जो प्रासाद होंगे, उसके अंदर ये अनाहत देव, जो इसके जो देव है ना, उसके सारे आभूषण, उसकी सारी भोग मतलब सामग्री वो रहती है उसमें। किसी में आभूषण रहेगा, किसी में उसके जो कुछ ना, हमारे जैसा हमारे सामान कैसे होते हैं, बिल्कुल अनाहत देव के सामान के लिए ये सारे बाकी के जम्बू वृक्ष कहे गए हैं। आओ, मूल जम्बू वृक्ष के आसपास, और 12 पद्मवर वेदिका भी है यहाँ 12 पद्मवर, मूल के आसपास 12 पद्मवर वेदिका भी है, मतलब 12 गार्डन है आसपास। और आपको तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 हर एक 108 जम्बू वृक्ष हो गए, तो बराबर कितने हो गए आप सोच सकते हो। बराबर 9 जम्बू वृक्ष के बाद एक पद्मवर वेदिका आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, आसपास 108 जम्बू वृक्ष और 12 पद्मवर वेदिका, 9 के बाद एक है। बस। तो हर 9 के बाद एक गार्डन, छोटा सा पद्मवर वेदिका का, हर 9 के बाद एक गार्डन, ऐसा इसका यहाँ का स्वरूप बताया है। अब है इसके भी कितना बड़ा परिवार है, तो सबके लिए एंजॉय करना है इसमें। ये उसका हुआ पहला वलय, ये हुआ इसका पहला वलय। अब दूसरा वलय आया, दूसरे वलय में इस जम्बू वृक्ष के वायव्य, उत्तर और ईशान, ऐसे 3 दिशा में, कहा 3 दिशा में, सब में नहीं, खाली 3 दिशा में सामानिक देवों के 4000 जम्बू वृक्ष आया। आपने देखा वो श्रीदेवी का देखा था, मालूम है, कमल। हाँ। बस पहले राउंड में श्रीदेवी का, दूसरे उसके बाद वाले दूसरे राउंड में उसके ही श्रृंगार का सामान, तीसरे राउंड में सामानिक देवों के आवास, चौथे राउंड में उसके आवास, हमने ऐसे जाने थे ना। तो ये जो 108 है ना, उसमें से भी जो ये 3 विदिशा बोली ना, ईशान, उत्तर और वायव्य, ये 3 दिशाओं में जो 4000 जम्बू वृक्ष, उसके बाद वाला वलय आया, ये 3 दिशा में 4000 जम्बू वृक्ष है। और ये जो 4 जम्बू वृक्ष 4000 है, वो सारे उसके 4000 सामानिक देवों के एक का भवन हो गया। 4000 जम्बू, एक जम्बू वृक्ष पे एक का भवन। अब आओ पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में 4 अग्र महिषियों के 4 जम्बू वृक्ष, पूर्व दिशा में 4 जम्बू वृक्ष है, जो उसकी चारों देवियों के है। अनाद्रत जो देव है उसकी 4 देवी होंगी, वो 4 देवियों के 4 जम्बू वृक्ष पूर्व दिशा में कहे हैं। फिर आओ अग्निकोण में अभ्यंतर पर्षदा के 8000 वृक्ष, अग्निकोण में 8000 जम्बू वृक्ष है, जो उसके 8000 अभ्यंतर पर्षदा के सेवक है, उनका है। फिर दक्षिण दिशा में मध्यम पर्षदा के 10,000 जम्बू वृक्ष, 10,000 सेवक के 10,000 जम्बू वृक्ष। नैऋत्य कोण में बाह्य पर्षदा के 12,000 सेवक के 12,000 जम्बू वृक्ष। और पश्चिम में 7 सेनाधिपति होते, अनिकाधिपति होते हैं, उनके 7 जम्बू वृक्ष। अब आप ये सोच लो कि उसका पूरा परिवार, सबका घर, सबकी व्यवस्था ये पूरे जम्बू वन में हो गई। समझ में आया? ये सारा देवेंद्र स्तव पयन्ना, जो 20 पयन्ना है, जो अभी आजकल वो कहते हैं कि सारे के सारे पयन्ना उपस्थित नहीं है, तो ये देवेंद्र स्तव पयन्ना, फिर जीवाभिगम सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, बृहद क्षेत्र समास, उत्तराध्ययन सूत्र और क्षेत्र लोक प्रकाश से लिया गया है। आओ देखो, अभी आपको पूरा पिक्चर बताया गया है। देखो, जम्बू वृक्ष, मूल जम्बू वृक्ष वो देव का है। यहाँ पे 108 प्रतिमा जी का और पूरा स्थान है, मणिपीठिका है, देव छंदक है, सब मूल में है। और उसके बाद जो हरेक के दिशा में जितने बताए हैं वो सारे वृक्ष
उसके आसपास के सारों 8 दिशाओं में है। और ये देखो ये एक खड़े पर्वत भी है, और पर्वत का उल्लेख शायद नहीं है, कुछ लाइनें मिसिंग लग रही है मुझे बोलने में, उसमें ये सारी चीज होगी। देखो यहाँ आपको एक पर्वत दिख रहा है, कीर्ति स्तंभ जैसा दिख रहा है। हाँ, आओ। तो कुछ चीजें मिसिंग लग रही है पिक्चर में, है ना। वो पढ़ने में ही मुझे लगा था कि इसमें से कुछ चीज बराबर लाइनिंग नहीं जा रहा है। आओ, अब ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। आओ, दूसरा वलय आ गया। ये दूसरा वलय था। दूसरे वलय तक इतने उनके जो भी अनिकाधिपति, सेनापति, फिर आत्मरक्षक देव, उसके बाद उनकी पटरानियां, सबके वृक्ष आ गए, सबके महल आ गए। अब जो थर्ड वलय है उसमें उनके आत्मरक्षक देव, अब आत्मरक्षक देव मतलब सेवक देव, वो उनके 16,000 आत्मरक्षक देव हमने पढ़े। तो 16,000 देवों के प्रत्येक दिशा में 4-4 हजार, कुल 16,000 जम्बू वृक्ष है। आपको एक बात पे ध्यान देना है, जैसे हमारे यहाँ सर्वेंट क्वार्टर होता है ना, तो सर्वेंट क्वार्टर हो गए तो तुरंत जहां से आवाज दो तुरंत से हाजिर हो जाए सेवक। तो ये सेवक देव होते हैं आत्मरक्षक देव, और वो 16,000 है, तो उनको चारों कोने में भेज दिया है। देखा, कहीं से भी कोई देव आवाज दे तो वो सीधा सेवक वहां पहुंच जाए, है ना। तो तीसरे वलय मतलब बाहर का, पहला वलय जम्बू देव का था, दूसरा वलय उसके पटरानी और सबका था, सबके महल का। अब ये थर्ड राउंड बोलोगे आप उसको। थर्ड राउंड में जो आ रहे हैं वो आत्मरक्षक देव के 16,000 जम्बू वृक्ष, 16,000। आगे जाएंगे, उससे आप सबसे पहले वलय से दूसरा वलय आधा, दूसरे से तीसरा वलय आधा, हमको ऐसे समझ के ही चलना है। तो उपरोक्त परिवार जो आपने देखा आत्मरक्षक, वो 100 योजन मानना है हमको। 100 योजन वाले 3 वन हो गए पूर्वादि, चारों दिशाओं में 50-50 योजन छोड़ने के बाद एक बड़ा बड़ा इनका भवन आएगा और मणिपीठिका आएगी। ठीक है, अब आगे जाएं हम। इस अति सुशोभित वन खंड में ईशान कोण में, आओ, ये सुशोभित वनखंड है। यहाँ ईशान कोण में 50 योजन जाने के बाद चारों दिशाओं में 4 वावड़ी है। वावड़ी मतलब वाव, जो जैसे राणकी वाव है ना, अंदर उतरो और वाव बनाई हुई हो ऐसा। तो 4 बावड़ी है पूर्व दिशा में, उसका नाम भी बहुत दिया हुआ है। पद्मा, दक्षिण में पद्म प्रभा, पश्चिम में कुमुदा और उत्तर में कुमुद प्रभा। ये चारों वावड़ी आधा कोस चौड़ी, 1 कोस लंबी और 500 धनुष उंडी है। प्रत्येक के 4-4 दरवाजे हैं, 4-4 तोरण है, चारों तरफ पद्मावर वेदिका है, बगीचा है, और बराबर उसके मध्य भाग में एक प्रसाद। 4 वावड़ी है तो 4 प्रसाद हो गए। तो ये भी मूल जम्बू वृक्ष की शाखा में रहे प्रसाद की तरह ही मानना है। अब यहाँ वायव्य कोण में और जाना है आगे 50 योजन। देखो, आप एक कोण में जा रहे हो, अब आप वायव्य कोण में जाओ तो वहां 50 योजन आगे जाओ और तीनों राउंड के बाद बाहर निकलो तब, तो वहां पे आपको, वहां भी चारों दिशा में 4 वावड़ी। अब ये वावड़ी किनकी है, तो पूर्वादि क्रम से इनके पूर्व में उत्पल गुल्मा, नलिना, उत्पला और उत्पलोज्वला, ऐसे 4 वावड़ी आ गई। आगे और नैऋत्य कोण में आगे जाओ, 50-50 योजन आगे जाने के बाद वहां भी 4 वावड़ी आएगी। उसके नाम है भृंगा, भृंगनिका, अंजना और कज्जल प्रभा। अब और उसी वन में अग्नि कोण में, ये चारों कोण में 4-4 वावड़ी बताइए, तो 4-4 8 4 12 हो गई। अब ये 4 16 वावड़ी बाकी के। अच्छा, तो કઈ નહીં, રેકોર્ડિંગમાં જોઈ લેજો, વાંધો નહીં। હા, વાંધો નહીં, તો આમાં બુકમાં તો છે જ ને, અને રેકોર્ડિંગમાં જોઈ લેજો। अब आओ, चौथा जो एरिया है नैऋत्य कोण, उसमें भी आप अंदर 50 योजन आगे जाओगे तो भी 4 वावड़ी आएगी।
वो तो हो गया भृंगा, भृंगनिका, अंजना और कज्जल प्रभा। अब और अग्निकोण में आगे जाओगे, ये लास्ट चौथा कोण, वहां भी 50 योजन छोड़ के जब आप चारों दिशा में जाओगे वहां भी तो 4 वावड़ी मिलेगी, श्रीकांता, श्री महिला, श्री चंद्रा, श्री नीलया। मतलब ऐसे 16 वावड़ी, जो मैंने आपको 16 नाम बताए, वो सारे 16 वावड़ियों में 16 प्रसाद है। प्रसाद मतलब प्रासाद, महल। ये प्रासाद मतलब महल है, ठीक है। और प्रत्येक महल में, प्रत्येक प्रासाद में अनादृत देव के क्रीड़ा करने के योग्य परिवार सहित बड़ा सिंहासन बनाया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, अगर जो भी अगर कोई बड़ा आदमी होगा तो उसका जो एरिया घर होगा वो अलग, और वहां से कहीं और, जैसे लोनावला में भी उसने बंगला रखा है। अनिल अंबानी देखो या मुकेश अंबानी की बात करो तो उनके और जगह भी बंगले बड़े बड़े होंगे, और वहां उनका परिवार जाके रहता है, एंजॉय करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे ही अनादृत देव और उनका परिवार ये एरिया में जाके रहते हैं और आनंद प्रमोद करते हैं, बराबर। तो ये व्यवस्था उनके अपने परिवार के लिए है। बराबर ऊपर बताया अनुसार पश्चिमार्ध मतलब पश्चिम के अर्ध देव कुरुक्षेत्र के पश्चिमार्ध देव कुरुक्षेत्र में मध्य भाग में एक शाल्मली वृक्ष आया हुआ है। जो हमने देवकुरु का, जो ये उत्तर कुरु का तो खत्म हो गया, अब देवकुरु की बात की है। उसमें शाल्मली नाम का एक वृक्ष है जो हर प्रकार से जम्बू वृक्ष के समान ही है। बस फर्क इतना है कि जम्बू वृक्ष में सारी चीज सुवर्ण की है, पीठ सुवर्ण की है, ये पीठ चांदी की है। यहाँ पे ये पीठ जो है वो चांदी की है, शाल्मली वृक्ष की। बाकी प्रसाद, भवन, अंतस्थ, शिखर ये भी चांदी का है। और एक शिखर के समान होने के कारण ये कूट शाल्मली के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ भवनवासी देवों की एक जाति सुवर्ण कुमार के वेणुदेव नाम का इसका स्वामी है। देखो यहाँ पे ये पर्वत बता दिया, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देव कुरुक्षेत्र है। ये यहाँ से निषद पर्वत से सीता नदी गिरेगी, 5 द्रहों को होती हुई जाएगी, और हर एक द्रह के आपको यहाँ 200 कंचनगिरी पर्वत मिलेंगे। और जैसे वहाँ यमक समक था, यहाँ चित्र विचित्र नाम है। देखो चित्रकूट, विचित्रकूट, ये भी जुड़वा है उसी की तरह। दिखाई दिया? हाँ, देखिए अभी यहाँ देवकुरु की बात की है। अभी दूसरे ये यहाँ का जम्बू वृक्ष है, इसका नाम जम्बू नहीं, बिल्कुल जम्बू वृक्ष की जैसा ही है कि इसका नाम है शाल्मली वृक्ष। और ये यहाँ जो हमने जम्बू सुदर्शना में जो सोने का पूरा वर्णन था, यहाँ पूरा चांदी का वर्णन, ये पूरा चांदी का है। अब यहाँ आप देखोगे तिगिंची द्रह है निषद पर्वत का, यहाँ से सीतोदा नदी गिरेगी, गिरने के बाद ये सारे 5 द्रहों के मध्य में से निकलेगी और यहाँ जाएगी। आप यहाँ देखोगे जैसे वहाँ यमक समक 2 थे, यहाँ चित्र विचित्र नाम है, देखा? चित्रकूट और विचित्रकूट, ये भी बिल्कुल 1000 योजन ऊंचा समझना है, यमक समक की तरह। और उसके बाद ये 5 जो कूट है, वह जो द्रह है, उसके दोनों तरफ 100 20 मतलब 10 इधर 10 इधर, ऐसे 5 के मिला के 100 कंचनगिरी और हो गए। द्रह से सीतोदा नदी बाहर आएगी, देव कुरुक्षेत्र में गिरेगी, गिर के ही ये चित्र विचित्र कूट, देखो ये 2 कूट जो वहाँ यमक समक जुड़वा थे, यहाँ चित्र विचित्र कूट नाम है। और ये जुड़वा कूट के मध्य में से ये नदी निकल के 5 द्रह के मध्य में से निकलेगी। हर एक द्रह के कोने में 10 कंचनगिरी पर्वत, पूर्व में 10, पश्चिम में 10, पूर्व में 10, पश्चिम, तो ऐसे ही 100 कंचनगिरी यहाँ पे भी हो गए। और ये 100 कंचनगिरी यहाँ से होने के बाद ये देव कुरुक्षेत्र से यहाँ के 100, वहां के 100, दोनों मिला के 200 कंचनगिरी पर्वत ये एरिया के हो गए। ठीक है, ठीक है। अभी आगे जाऊं मैं, और बराबर उसके जैसा ही वर्णन देवता का जो देवता की जो रिद्धि सिद्धि है वो बिल्कुल उसी की तरह आपको समझ लेना है। अब यहाँ थोड़ा सा देव कुरुकुट का वर्णन आएगा।
क्योंकि अब ये देवकुरु है तो नाम थोड़े अलग रहेंगे। हाँ, दोनों की साइज और सारी चीजें एक ही है। मेरू के उत्तर में उत्तर कुरु है, दक्षिण में देवकुरु है। तो जैसे उत्तर में जो जगह लेकर वो ये क्षेत्र है और यहाँ पे पहले आरे के ही युगलिक है, बिल्कुल ये भी मेरू के दक्षिण में उतनी ही जगह लेके है, उतने ही द्र, उतने ही कंचनगिरी, और ऐसा ही बिल्कुल वृक्ष भी वहाँ सुदर्शन वृक्ष है, यहाँ पे है शाल्मली वृक्ष, बराबर। तो वृक्ष भी बिल्कुल उनके जैसा ही लिया हुआ है, सुदर्शन वृक्ष, शाल्मली वृक्ष। और अब यहाँ से ये सोने का है पूरा एरिया, और वृक्ष की सारी शिखर शाखाएं सब सोने की थी। यहाँ पे आपको सब चांदी का मिलेगा। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ, सुनिए। यहाँ देवकुरु नाम का एक पल्यवम आयु वाला देव है, और यहाँ के जो गजदंत गिरी के नाम है ना, वो है सौमनस गजदंत गिरी और विद्युत प्रभ गजदंत गिरी। दोनों ऐसे पर्वत की सी आकार बना हुआ है, और उसके गोद में ये देवकुरु नाम का क्षेत्र मेरू पर्वत से बराबर दक्षिण में आया हुआ है, हाँ, और निषद पर्वत से उत्तर में। ठीक है, अब आगे जाएंगे। निषद पर्वत से ये 834 योजन आगे जाने के बाद सीतोदा नदी के पूर्व तट पे विचित्रकूट नाम से पर्वत, चित्रकूट विचित्रकूट जो आपने जुड़वा देख लिया ना, उसकी बात है। पश्चिम के तट पर चित्रकूट है। दोनों का समग्र वर्णन उत्तर कुरु में रहे यमक समक पर्वत की तरह ही समझ लेना। बिल्कुल इन दोनों की भी राजधानी दूसरे जम्बू द्वीप में मेरू से दक्षिण में मानना है, बराबर। ये पांचों द्रह के भी नाम जानने हैं। एक है निषद्र, दूसरा देवकुरुद्र, तीसरा सूर्यद्र, चौथा सुलसद्र और पांचवा विद्युत प्रभद्र। अब दोनों के द्रह के आजू बाजू 10 मतलब 1 के 20 तो 5 के 100 कंचनगिरी पर्वत हो गए। देवकुरु क्षेत्र को भी सीतोदा नदी ने सीता नदी की स्पर्धा के कारण, मतलब दोनों कंपटीशन में आ रहे हैं ना, सीता सीतोदा दोनों बिल्कुल बराबर है। तो पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध ऐसे 2 विभाग में उसने देवकुरु पर्वत को बांट दिया है। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, ये देवकुरु क्षेत्र है, तो बराबर ये पूर्व पश्चिम 2 विभाग हो गए। हो गया कि नहीं? नदी निषद से लेकर मेरू तक जा रही है, तो बराबर यहाँ पांचों द्रह और नदी ने मिलके पूर्व देवकुरु और पश्चिम देवकुरु दोनों अलग अलग कर दिए। जैसे पूर्व महाविदय, जैसे पश्चिम महाविदय, बराबर। आवाज आ रही ना मेरी? अब महाविदय के चौथे विभाग के स्वरूप ऐसे देवकुरु क्षेत्र के विषय में भी हम कुछ जानेंगे। आगे आगे ये हो गया। तो पूर्वार्ध भाग को पूर्वार्ध देवकुरु और पश्चिम वाले आधे भाग को पश्चिमार्ध देवकुरु कहा है। उत्तर कुरुक्षेत्र में रहे जम्बू वृक्ष की तरह ही देवकुरु के मध्य भाग में शाल्मली वृक्ष आया है। इसके स्वामी देव सुवर्ण कुमार जाति के वेणु नामक देव है, वेणु देव। इस देवकुरु के मनुष्य और तिर्यंचों का आयु, शरीर, मान आदि उत्तर कुरु के मनुष्य के जो पहले काल के युगलिक के समान ही जानना है। अब पहले आ गया इसलिए यहाँ इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। कुरुक्षेत्र के दोनों विभाग में सूक्ष्म सुषमा नाम के पहले आरे जैसा चल रहा है। पहले सूक्ष्म सुषमा, सुख ही सुख, इसका मतलब सुख ही सुख, बिल्कुल भी दुख नहीं, जरा सा भी दुख नहीं पहले आरे में। परस्पर समानता दोनों में है, इसीलिए दोनों आमने सामने खड़े हैं और मेरू ने मध्यस्थ बनके दोनों को अलग करके रखा हो। अगर 2 भाई के 2 बिल्कुल फैमिली के 2 भाई और दोनों भाई अगर झगड़ा करे तो जैसे ये और ये, तो बराबर मेरू ने दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ है। रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ है? हाँ, रखा हुआ है। अब हम थोड़ा मेरू पर्वत के मामले में जानेंगे। आओ अब इसका पिक्चर देखो। पिक्चर से ही पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पर्वत का स्थान अब आया है, इसलिए मेरू पर्वत है। आओ बराबर नीचे से इसको जाएंगे। देखो जमीन में जो 1000 योजन कंद विभाग है ना भूमि के अंदर, देखो ये दिख रहा है आपको? हाँ। दिख रहा है ना? और देखो यहाँ अष्टरूचक प्रदेश कहाँ बताए हैं, बराबर ये 1000 के कंद में ऊपर के भाग में 100 योजन छोड़ के।
इसके नीचे 900 योजन आएंगे। ये जो 1000 योजन है ना, पहला कांड देखो, ये 1000 योजन यहाँ लिखा हुआ है, उसमें बराबर ऊपर के 100 छोड़ दो और नीचे के 900 है। यहाँ पे अष्ट रुचक प्रदेश आपको मिलेंगे। ये 8 रुचक प्रदेश अगर आपको बराबर दिख रहा है तो देख लो। यहाँ से दिशा तय होती है। ये इसके मामले में और ज्यादा आएगा, लेकिन अभी ही हम इसको पूरा समझ लेंगे। अष्ट रुचक का मतलब अष्ट दिशाएं, अष्ट दिशाएं यहाँ से तय हो गई। अब देखो, ये तो जैसे पर्वत है, आपको यहाँ ये जैसे ये पत्थर दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे टोच उठा हुआ। यहाँ पे जो अष्ट रुचक है वो कैसे पता है, ऊपर से 4 रुचक। देखो यहाँ आपको ये 8 दिख रहा है, आकृति दिख रही है। हाँ। तो 4 रुचक गाय के आंचड़, गाय का आंचड़ कैसा होता है, गाय दोहने के लिए उसके, अगर थोड़ा सा आप इसको दिमाग में लाओ तो बराबर गाय के 4 आंचड़ होते हैं, बराबर। तो ऊपर के 4 आंचड़, नीचे के 4 आंचड़, बराबर इसके नीचे और बराबर बीच में ये जगह, बीच में जगह है इतने भाग में। ऐसे पूरा पर्वत ये भरा हुआ है, लेकिन ये सारी दिशाओं के बीच में जगह है। तो 4 आंचल ऊपर के, 1 2 3 4 और 4 आंचल नीचे, और दोनों के बीच में ये पूरी जगह खाली है। ये मध्य दिशा आएगी, यहाँ से पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4, और ये 4 विदिशा। तो 8 दिशा हो गई। और मेरु के ऊपर के जो 4 आंचल है वो ऊर्ध्व दिशा, मेरु के नीचे के जो 4 आंचल है वो अधो दिशा। समझ में आया अभी? हाँ। 4 आंचल है। मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको? હા, ઓકે। જો આવી રીતે ગાયના 4 આંચળ આમ અને 4 આંચળ આમ દેખાય છે। आज नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। अभी हम अगले क्लास में ही मिलेंगे। सोमवार को हमारा अगला क्लास है। તો હું તને કહું રાજકોટમાં જય જીનેન્દ્ર। નોટ એક્સપેક્ટિંગ કે તને કંઈક